प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों ने 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा दी है और फर्स्ट शिफ्ट में जिनकी परीक्षा थी, वो अपने जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो क्लास के माध्यम से मिला सकते हैं। और जिन लोगों की परीक्षा अभी 30 और 31 अगस्त को होनी है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी पर विशेष ध्यान दें और तैयारी लगातार करते रहें। 23 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कि जीएस के प्रश्नों के उत्तर मैं पीछे आपको 2 वीडियो क्लास में दे रखा हूं और आज की वीडियो क्लास पूरी तरह संदर्भित है 24 अगस्त को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट की जीएस के प्रश्नों के उत्तर से। पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न जो है वो है, पहले तो इन्होंने स्पेस दिया हुआ, स्पेस के बाद जो प्रश्न है वो है ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया। तो यहाँ ये प्रश्न ये समझना है कि सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर कौन सा ट्रोजन वायरस डाला गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर है सनबर्स्ट। ठीक है, तो सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंटल यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुपर कॉन्टिनेंटल का मतलब कि जब संपूर्ण पृथ्वी के ये 7 महाद्वीप एक थे, वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने बना रखा है और इसका सही आंसर होगा पैंजिया। ठीक है, पैंजिया का ही बाद में चल के विभाजन हुआ, पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूटता है, फिर उसके बाद जो ये 7 बड़े महाद्वीप देखते हैं उसमें इस पैंजिया का विभाजन हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक गरीब विकासशील देशों को ऋण या अनुदान ये प्रदान करता है। ठीक है, इसके सदस्य देशों की बात करें तो 189 सदस्य देश इसमें हैं और 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से अध्ययन करें और वेदों की तरफ देखें तो वेदों में भले ही असमानता के लिए वर्ण व्यवस्था दे दी गई थी, लेकिन वहाँ भी वर्ण व्यवस्था जो दी गई थी वो पूरी तरह आधारित थी आर्थिक। तो इस वजह से इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो सी आर्थिक प्रणाली। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है, 352 पे राष्ट्रीय आपातकाल, 354 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 360 में वित्त आपात। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए तो वो प्रश्न है वो उत्तर है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को इसकी जो है शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। ठीक है, 1336 में उस समय जो है दिल्ली पे जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सल्तनत काल का समय चल रहा था। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या यानी कि कितनी जनसंख्या पे किसी शहर को मेगा शहर घोषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 मिलियन। तो जिस शहर की जनसंख्या 10 मिलियन है उन्हें हम मेगा शहर में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करना। तो 10वें प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ये फरवरी 2019 में ये योजना लॉन्च की गई और 18 से 40 वर्ष के जो इसकी योग्यता है कि कौन से व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के लोग, वे लोग जो किसी सरकारी काम में नहीं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं तब भी इसमें जो है आपका नामांकन नहीं हो सकता, बस असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए योजना लाई गई है। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया ये किसकी रचना है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है C.S. लेविश। जन्म या
अप्राशन्य के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों, अप्रवासन, ठीक है, के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसके सही उत्तर की बात करें तो शून्य जनसंख्या, जितने आ रहे हैं उतने फिर वापस हो गए, जो बढ़े उनकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि कैसी रही? वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई शून्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत के GST मॉडल में संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या है? अब यहाँ पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर्स पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कर स्लैब कितने हैं, यानी टैक्स कितने प्रकार के लगाए गए हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो GST मॉडल में 4 स्ट्रक्चर जो है बनाए गए हैं। एक तो CGST यानी सेंट्रल GST, एक IGST यानी इंटीग्रेटेड GST, और एक UTGST यूनियन टेरेटरी GST, और एक SGST यानी स्टेट GST। तो ये 4 मॉडल बनाए गए हैं, यानी इसका सही आंसर है ए। अब यहीं अगर पूछता है कितने कर स्लैब हैं, ठीक है, तब हम वहाँ आंसर देते 5, एक है 0, फिर 5, फिर 12, फिर 18, फिर 28, ये कर स्लैब। ठीक है, तो आगे जिनकी परीक्षा है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर तो पूछ चुका है, आगे वो पूछ सकता है कितने कर स्लैब हैं। तो कर स्लैब में आपको ध्यान रखना होगा कि प्रश्न 2 तरीके के बनेंगे कि GST में कितने प्रकार के कर स्लैबों से कर वसूला जाता है, तब वहाँ आंसर होगा 4। अगर प्रश्न ये है कि GST में कुल कितने कर स्लैब बनाए गए हैं, तब आंसर होगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न था WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है डॉक्टर नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, नोगोजी ओकोंजो-इवेला, यानी सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मारियो पुंजो। ठीक है, मारियो पुंजो, और इनकी बात करें तो इनका संबंध है, इनका जन्म हुआ था इटली में, लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने पूछा था पैन का फुल फॉर्म या पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, यानी अस्थायी खाता संख्या। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो पृथ्वी पे अगर ऐसा प्रश्न है और उसमें सूर्य दिया हुआ है तो कुछ भी सोचना नहीं है, अपना सही आंसर हो जाएगा सूर्य। 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो 3 आपातकाल अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया है, तो जितने भी आपातकाल हैं, चाहे 352 हो, चाहे 356 हो, चाहे 360, सबको ये सारे आपातकाल घोषित करेंगे राष्ट्रपति, यानी 19वें का ए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है फेसबुक ग्राहक अपने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केट दल में से एक, और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चैटी पुल। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका। अगला प्रश्न है 22वां, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 मार्च। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सेल में मान्यता मिली? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह है कहाँ, स्थित कहाँ है? तो स्थित है बंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 24 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा VR कृष्ण अय्यर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अपना 25वां। ठीक, तो 25वां प्रश्न जो इन्होंने पूछा है वो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ठीक है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें इल्तुतमिश भी दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी भी दिया हुआ है, बलबन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न जो है आपको उलझाएंगे, एक तो सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
अब जैसा कि प्रश्न पूछा गया, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, ठीक है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ए, इल्तुतमिश। अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तब हमारा आंसर हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हमारे हिसाब से तो यही है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड वाले इसका आंसर क्या देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ए आंसर यानी इल्तुतमिश ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शब्द है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम ये देखते हैं कि वो कभी दिल्ली में नहीं रहा, वो हमेशा लाहौर में ही रहा, क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी भी थे जिनसे उनको निपटना था। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम दिल्ली का पहला सुल्तान नहीं मानते। हाँ, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। इसलिए 26 का सबसे सही उत्तर जो है वो है ए, इल्तुतमिश, ठीक है। 27वें प्रश्न की बात करें तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है डैनियल रदरफोर्ड, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1772 में इन्होंने इसकी खोज की, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है। तो जीएसटी सामान्य पोर्टल का मतलब कि जो सरकार ने इनके लिए एक पोर्टल बना के दिया है, अगर हमें खोजना होगा गूगल पे या नेट के माध्यम से, तो हम क्या टाइप करेंगे, तो वो हम टाइप करेंगे www.gst.gov.in, ठीक है। ये है जीएसटी का सामान्य पोर्टल। अगले प्रश्न की बात करें तो किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो जहाँ जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो नीलगिरी पर्वत को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि ब्लू माउंटेन भारत में एक और पर्वत है मिजोरम में जिसका नाम है फांगपुई, उसे भी हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो सही उत्तर है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, यानी हम चीज़ों को मंगा ज़्यादा रहे हैं और भेज जैसे एक तरीके से मान लीजिए आपने दुकान खोली, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को खरीद ज़्यादा रहे हैं लेकिन बेच कम रहे हैं, तो घाटा ही हो रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आपका लग रहा है, चीज़ें तो आपकी बिक नहीं रही हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ व्यापार घाटे को समझना है कि जब किसी देश के आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, यानी हम चीज़ें अधिक खरीद रहे हैं और निर्यात यानी बाहर जो भेजना है वो हम कम भेज रहे हैं, तो इसमें जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, व्यापार घाटा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम सामान्य तौर पर कुश्ती या पहलवानी कहते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसने ये रिपोर्ट जो है जारी की गई, और जारी की गई किन क्षेत्रों के लिए, वो क्षेत्र जो शुष्क हैं या रेगिस्तानी हैं, शुष्क रेगिस्तान वाले, वहाँ से उड़ने वाली मिट्टी जब खेतों में आती है तो धीरे धीरे वो क्या कर देती है, जो कृषि योग्य भूमि है उसको वो धीरे धीरे खराब कर देती है। तो उसी संदर्भ में ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो एल्बिडो, यहाँ जो एल्बिडो का तात्पर्य है ना, ये पृथ्वी के वायुमंडल से आप समझिए, तो पृथ्वी के वायुमंडल तो यहाँ जिसका जो सही आंसर है वो वायुमंडलीय परत से, ठीक है। अगला प्रश्न था, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन है, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई। इसका सही उत्तर है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा 1953 ईस्वी में, ठीक है। अगर यही पूछता कि डीएनए की खोज किसने की थी तो हम अपना आंसर होता फ्रेडरिक मिशर, तो इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। जिनकी परीक्षा 30 या 31 को होने वाली है, तो ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में, लेकिन डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई, तो वो व्यक्ति थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, और उन्होंने इसे खोजा 1953 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। अब ये भी देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नोटबंदी हुई तो नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है, नोट को वापस लेने का अधिकार किसके पास है, तो वो अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो इसका सही आंसर हो गया भारतीय रिजर्व
बैंक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिशिंग। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे इकोनॉमिक्स में इसे फिशिंग कहते हैं। ठीक है, इसके तहत हम वो व्यक्ति क्या करता है, हमसे हमारी जानकारी ले लेता है और धीरे से हमारे खाते से सारा पैसा चोरी से निकाल लेता है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो साहित्य का नोबेल जो मिला वो सबसे पहले मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको बताई हैं उसके संदर्भ में मैंने विशेष सावधानी बरती है, लेकिन हो सकता है कि आप प्रश्न के उत्तर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि मेरी कोशिश ये रही कि आपको मैं सर्वशुद्ध हल प्रदान कर सकूं। तो आप चाहें तो अपना पेपर इससे मिला सकते हैं और जैसे ही पेपर समाप्त होगा वैसे ही आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड द्वारा भी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों को टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, तो जिनका जिनका पेपर अभी 30 और 31 को होना है वो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें और अच्छे से जाके पेपर दें, घबराएं नहीं। पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ जीएस के प्रश्न थोड़ा सा उलझा रहे हैं, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको ये लगेगा कि सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप 24 फर्स्ट शिफ्ट वाले अपना ये पेपर मिला लें। ठीक, और बाकी के लोग 24 सेकंड वाले थोड़ा सा इंतजार करें, 1 घंटे बाद आपको उपलब्ध कराता हूँ। उसी तरह 1 घंटे बाद 25 फर्स्ट शिफ्ट और 1 घंटे बाद 25 सेकंड शिफ्ट, यानी कि आज 25 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोग अपना मिलाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 24 फर्स्ट शिफ्ट वाले अपना मिला लें। मिलते हैं 24 सेकंड शिफ्ट वालों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।